विस्तृत चर्चा आप लगातार देख रहे हैं बजट पर, जो कि प्रस्तुत किया जा चुका है। मोदी सरकार का यह 5वां बजट है जो सामने आ चुका है और अब दरअसल हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में 5 सालों में मोदी सरकार ने इस देश को वो दिशा निर्देश दिए हैं जिसके तौर पर अर्थव्यवस्था और आर्थिक तौर पर हम पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दिनेश, अभी हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि वाकई में कितना फायदा हुआ है सैलरीड लोगों को इस बजट से। तो आपने अभी कहा कि 5400 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो अगर हम वार्षिक तौर पर कहें तो 5400 रुपए ज्यादा मिलेंगे, उसके साथ साथ 1% टैक्स भी बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर क्या जेब में पैसे आ रहे हैं या जेब से पैसे जा रहे हैं? नहीं, हाईएस्ट स्लैब में आपके पास तो शायद जेब से पैसा जाएगा ही, क्योंकि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लोअर वाले लैब पर हैं तो मान लीजिए अगर आप 20% के स्लैब में हैं तो आपको करीब 5400 रुपये के ऊपर 1080 रुपये का फ़ायदा होगा और 1080 रुपये साल भर में जी। चलिए, और अगर आप उससे थोड़े नीचे हैं तो थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है, यानी कि अधिकतम 1200 रुपये, यानी कि 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपको फायदा होता दिख रहा है। लेकिन अगर आप हायर स्लैब में हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो एजुकेशन सेस है वो 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है, तो वो आपके टैक्स के ऊपर लगेगा। तो अगर आप पहले लाख रुपया टैक्स देते थे तो उसके ऊपर अब आपको 1% टैक्स अभी एडिशनल और देना होगा। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ पीके होता साहब भी जुड़ रहे हैं। आप स्वास्थ्य सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में। होता साहब, आज के इस बजट में जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया है 5 लाख के बीमा से जुड़ी योजना को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये वही योजना है जिसका एक जानकार के तौर पर आप जैसे तमाम लोग लंबे समय से मांग करते आए थे? नहीं, बीमा योजना जो वित्त मंत्री जी बोले और बाद में प्रधानमंत्री भी जी बोले, बहुत आशाजनक चीज़ है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप भीख देने के माफिक बीमा योजना मत बनाइए, लोगों को जोड़ के बीमा योजना बनाइए। बीमा होता है शेयरिंग रिस्क, सब लोग देते हैं, और अगर आप गरीबों को सब्सिडाइज करेंगे तो करिए, लेकिन अगर फ्री देंगे उसको बीमा मत बोलिए और कुछ बोलिए। और तो अब से पहले जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलता था उसमें और इसमें क्या अंतर है इस लिहाज से जो आप कह रहे हैं होता साहब? नहीं सर, उसमें भी वही देने वाला चीज़ था, इसमें भी फ्री देने वाला चीज़ है। इसमें लिमिट बढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है एक वेलफेयर स्टेट में? लेकिन सर, इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए सब लोग को एक मौका देना चाहिए, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं। जैसे मैं हुआ, मैं मेरा 1 दिन का इनकम दूंगा और मैं भी एक मेंबर बनूंगा और सबसे कुछ लिया जाए। अब देखिए 10 लाख आशा है 10 लाख गाँव में, तो बीमा कलेक्ट करना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। सब सेंटर को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो ये बीमा योजना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन देखिए, सारा बजट बहुत आशाजनक है, बहुत अच्छा है। सिर्फ एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं बोला गया है, हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा बात बोला गया है, लेकिन डिजाइनिंग कैसा होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो जो चैलेंज हेल्थ सेक्टर में है उस पर बाद में चर्चा होगा। वित्त मंत्री तो बोल दिए, प्रधानमंत्री, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो होता साहब अभी 1 साल हमें इंतजार करना चाहिए कम से कम, जब तक कि बजट पूरा आगे बढ़े। जो ऐलान वित्त मंत्री अपने बजट में करते हैं उसका आप स्वागत करते हैं ना? बिल्कुल स्वागत करते हैं जी। मनोज जी, अब ज़रा हम आइए, बजट की थोड़ी बारीकियाँ आप थोड़ी और समझ में आती दिख रही हैं, तो उस पर चर्चा शुरू करें। अगर हम रेल बजट की तरफ ध्यान दें तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर रेल बजट में मुश्किल से 10,000 करोड़ के बढ़त की बात दिखाई दे रही है, जबकि फ्रेट कॉरिडोर और तमाम अन्य प्रोजेक्ट्स की बातें अलग दिखाई देती थीं। बहुत ज़्यादा वायबल रेल बजट इस बार भी होता नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या ये हम माने कि तमाम वायदों के बावजूद आज जहां हम खड़े हैं वहां पर रेल बजट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, ऐलान हैं, लेकिन वाईफाई और उस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा जोर की बात कही जा रही है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमेशा सवालिया निशान खड़े रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि रेलवे के साथ जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि 1947 के बाद हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो सिर्फ 23% ही उसमें बढ़ोतरी हुई है जी। लेकिन जबकि उसमें जो पैसेंजर की संख्या है वो 1000% से ऊपर हो गई है जी। और उसी तरीके से जो फ्रेट है, फ्रेट में भी वैसे ही बढ़ोतरी हुई है जी। तो हमारे सिस्टम को जो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पैसा चाहिए था,
जो कि अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। बिल्कुल। तो लेकिन हमारे यहाँ वो पैसे की कमी रही, वो प्रोजेक्ट्स जो थे वो हमारे या तो शुरू ही नहीं हुए। पिछले साल बजट में घोषणा की थी कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा कुछ कोष बनाया जाएगा 20,000 करोड़ सालाना का, 20 करोड़। हाँ जी, तो उसका क्या हुआ वो अभी तक वो चीज़ किसी के सामने नहीं है। तो इस कारण से जो भी कमेटी बनी है रेलवे की और जिस लेवल के इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है। तो जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक एक्सीडेंट जैसे बिल्कुल। लेकिन इस बीच अजय जी दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, जैसे जैसे बजट का विश्लेषण हो रहा है, और वो खबर ये कि पेट्रोल और डीजल अब 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा, क्योंकि जो टैक्स है उसकी दरों में बदलाव हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है आपके लिए, और इसका असर आज से ही रात से दिखना आपको शुरू हो जाएगा कि पेट्रोल और डीजल अब आपको 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। ये वो मुद्दा है जिसकी मांग लंबे समय से लगातार की जा रही थी। नहीं, ये तो मार्केट रिलेटेड है। ये आप कल अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस फिर चेंज होंगे तो ये प्राइस बढ़ भी सकता है। लेकिन सरकार अपने स्तर पर जो कर सकती थी वो किया सरकार ने? नहीं, वो नहीं किया, बिकॉज सरकार को इसको जीएसटी के दायरे में लाना है। इस बारे में काफी दिनों से इनकी चर्चा जारी है और इनको अब इसको जीएसटी के उसमें ले आना चाहिए, क्योंकि जीएसटी में मैक्सिमम रेट आपका 28% है। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में तो नहीं कर सकते। एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि वो इस चीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वहां पर पूरी पावर्स हैं जी वोटिंग की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को प्रपोज कर सकती है। कम से कम एक बहुत बड़ा दिलासा तो बैठक में होगा जीएसटी सर, दिलासा तो होता। बिल्कुल, आप अनाउंसमेंट में जिक्र करो जी, आपको क्या लगता है? देखिए मुझे लगता है कि जो 19 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी जी, वो मेरे ख्याल से कम करके 17 रुपए का वो है, 17 रुपए करने का प्रावधान, और इस कारण उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिल्कुल। तो सरकार यही कर सकती थी। मीम अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम साहब, बजट आ चुका है और ये 5वां बजट है मोदी सरकार का। आपकी प्रतिक्रिया? जाहिर सी बात है आप निंदा के लिए कई मुद्दे निकाल लेंगे, लेकिन क्या कुछ एक ऐसा है इस बजट में जो आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, अपोजिशन का काम सिर्फ अच्छाइयों की तरफ देखना नहीं होता, बल्कि ये देखना होता है कि देश में ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं आज देखूंगा कि आज ये बताऊंगा, मैं पिछले 70 साल में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया और प्रधानमंत्री ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि शायद तकरीबन किसी हद तक उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके देश के सामने पेश किया। उन्होंने आधे घंटे की तकरीर की रिएक्शन में जी, ये पहली बार लगा है। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने जो अंग्रेजी में तकरीर की थी और जिसके ट्रांसलेशन किए जा रहे थे जी, शायद उनके जहन में था इससे वो संतुष्टि नहीं होगी उनकी, और वो चाहते थे कि लोगों से रूबरू होकर के वो इस बजट की खूबियों को बयान कर सके। लेकिन मीम अफजल साहब, ये तो प्रक्रिया रही है, हर बार वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं। आपत्ति इस बात पर है कि इस बार भाषण ज्यादा लंबा हो गया? आपत्ति नहीं, वो भाषण, वो रिएक्शन नहीं था जी, वो भाषण था। मैं यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं। अच्छा, खैर चलिए मीम साहब, भाषण था, रिएक्शन दे ही दिया है। भाषण या रिएक्शन, ये दरअसल हम लोग इसको जो आजकल शब्द बड़ा आ गया है जुमलेबाजी के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि इस बजट में ऐसा क्या है जो आपको बहुत नागवारा गुजर रहा है? मुझे सबसे बड़ा नागवार जो गुजरा है इस बजट में वो ये है कि ये मिडिल क्लास के खिलाफ है, और जिसका बगान सरकार करती रही कि हमारे ज़बरदस्त टैक्स पेयर्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है, और उसके बारे में बताया उन्होंने कि 90,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया है टैक्स देने वालों ने जी। टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं दी गई। ये मैं समझता हूँ पहला बजट है जिसमें सरकार की आमदनी बढ़ी, लोगों ने उसे कोऑपरेट किया, और उसके बावजूद उन्होंने उनसे कोई राहत नहीं दी। तो मैं इसको कहता हूं कि ये एंटी और सर्विस क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। अभी आपने ये देखा जी कि उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ाया है। मीम अफजल साहब, कुछ अच्छा जो इस बजट में नजर आया आपको? कुछ जगहों एग्रीकल्चर की बात की गई। पिछले 4 साल से सरकार सो रही थी। मुझे इस बजट में जो अच्छी बात नजर आई उसका भी मैं जिक्र करूंगा
जाहिर है वो किसानों को लेकर के है, लेकिन 4 साल के बाद किसानों को कैसे यकीन होगा कि आज सरकार जो कह रही है वो 19 तक अपने वादे को पूरा कर पाएगी। चूँकि ये वादा MSP का जो ये 1.5% ये करने का वादा किया गया था, डेवड़ा किया जाएगा जी, ये वादा तो प्रधानमंत्री ने 2014 में किया था जी, और हम बराबर इस मसले को उठा रहे थे। हमने कोई फोरम ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने किसानों के मसले को नहीं उठाया। सांसदों के वेतन भत्ते भी बढ़ेंगे। मीम अफजल साहब, स्वागत करते हैं आप। पेंशन पर भी असर दिखेगा। गुजरात के अंदर किसानों ने उनको सबक सिखाने का काम किया। जी मीम साहब अगर मैं आपसे ये समझूं, देर आए दुरुस्त आए, चलिए तब आपको ये ख्याल आता पहले अनाउंस किया था, लेकिन अब कम से कम किसानों को बहुत राहत देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सरकार के तमाम विजन डॉक्यूमेंट की बात करें तो सरकार 2019 की बात नहीं करती, सरकार 2022 की बात करती है। कम से कम 4 सालों का अभी वक्त है सरकार के विजन में, तो उस हिसाब से तो सरकार अपने हिसाब से सही चलने की कोशिश कर रही है। 22 तक ये होंगे क्या? अब ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप क्या करेंगे। 22 तक होंगे क्या ये? मीम साहब ये तो मान के चल रहे हैं कि 22 मैं नहीं मान रहा, ये तो आप पर निर्भर है कि आप 22 तक उनको रहने देंगे या ना रहने देंगे, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। और तो हर सरकार करती है। ये बताइए, ममता बनर्जी ने विजन 2020 पेश किया था रेलवे का, पहले मैंडेट 2014 में कार्यकाल खत्म हो रहा था, 22 की बात करना चाहिए। अब देखिए विजन डॉक्यूमेंट में तो विजन ही होता है ना, तो जाहिर सी बात है विजन है वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जहां आप मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जहां पर किसानों को आप काफी सहूलियत विजन डॉक्यूमेंट में तो ये भी था जी कि 22 तक हर आदमी को मकान प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके पास नहीं है। आप उसका परसेंटेज निकालें कि पिछले 4 साल के अंदर कितने % लोगों का मकान बना है। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा और वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को हम मकान दे देंगे 19 तक, और 22 तक हर एक के सर पर छत होगी जी। तो क्या इस देश के अंदर उन्होंने यही वादा किया था? पहले उन्होंने कहा था 22 तक जो हर आदमी को मकान दे दिया जाएगा, तो परसेंटेज के हिसाब से हर साल उसके अंदर बताना चाहिए था कितना दिया है। लेकिन ऐसे वादे तो स्वामीनाथन आयोग में आपकी सरकार के दौरान भी हुए थे। मीम अफजल साहब, विरोध के लिए विरोध तो नहीं है। पकौड़े बेचने वाला भी स्वामीनाथन आयोग आप ही की सरकार के दौरान गठित हुआ था, सिफारिशें तभी आई थी। के लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चलिए मीम साहब जाहिर सी बात है, मैं बस एक बहुत संक्षेप में बता दीजिए। मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, जो अच्छी बात होगी वो होगी, और वो तो मैं समझता हूं कि काफी लोग हैं बगान करने के लिए। अच्छा। अपोजिशन का काम है कि जो कमजोरियां हैं उसकी निशानदेही की जाए। अच्छा चलिए मीम साहब, मुझे बस आईवाश तो नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल मीम साहब, मुझे संक्षेप में इतना बता दीजिए, जब सत्ता में आपकी सरकार थी उस वक्त इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते थे और आप भी अलग अलग तरीके से बच कर जवाब देने की कोशिश करते थे। आज लेकिन जो बजट पेश किया गया है और 5 साल में जो बजट पेश करती रही है मोदी सरकार, इन 5 सालों का लेखा जोखा अगर आज हम देखें तो क्या ये लगता है आपको कि 5 साल में देश को एक नया दिशा निर्देश मिलता दिख रहा है, जहां अर्थव्यवस्था को हम एक नई ऊंचाई तक ले जा पा रहे हैं, या दरअसल आपको लगता है कि जो आपने 10 साल में किया उसके बराबर ये 5 साल कुछ नहीं है? देखिए 10 साल के अंदर नहीं, बल्कि मैं इसको मान के चलता हूँ कि जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई थी 1991 में, उसके बाद इस देश के अंदर पूरी इकोनॉमी को तब्दील करने का काम शुरू हुआ था जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और पिछले 10 साल में नहीं, बल्कि पिछले पूरे इस पीरियड की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप देखें देश कितनी ऊंचाइयों पर गया है। आज ये दावा करना कि देश में पहले कुछ नहीं हुआ था, सारा काम अभी हो रहा है, तो मुझे बता दें कि 4 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है? 4 साल के अंदर जो रोजगार देने का वादा किया गया था पूरा किया क्या? चलिए इसका मतलब क्या महंगाई कम हुई जिसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे नाक में दम बीजेपी का कोई प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ नहीं है मीम साहब, इसलिए जाहिर सी बात है क्या आगे महंगाई कम होगी? इन सवालों का जवाब हम आपसे लेना तो जरूर चाहेंगे, लेकिन दिक्कतें ये है कि बीजेपी की तरफ से कोई व्यक्ति है नहीं इस वक्त। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से मुझे बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि जो राजस्थान में हो रहा है और जो उपचुनाव में हुआ है यही आगे होने वाला है, इसलिए आप बड़े उत्साहित हैं और इसलिए बढ़ चढ़ कर बजट की खामियों का प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बजट की खामियों को हम हमेशा जी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल भी किया था, उससे पहले 2-3 सालों में भी किया। ये अरुण जेटली जी का कोई नया बजट तो नहीं है जी। अरुण जेटली जी एक पुराने सियासतदान हैं और इकोनॉमिक्स के माहिर समझे जाते हैं। जाहिर है उन्होंने अपने विजन के हिसाब से
और चूंकि ये एक तरह से फाइनल बजट था उनका इस सरकार का, इसलिए उन्होंने वो राहतें आज देने की बात की है 4 साल के बाद, जिसका वादा 2014 में किया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारे दिन टीवी चैनलों पर और आप जाइए अखबारों के अंदर सरकार का बगान होता रहता है। जी, अगर इतना बगान हो रहा था तो कांग्रेस, आप ये बताएं कि जवान खुश क्यों नहीं है, किसान खुश क्यों नहीं? लेकिन मीम अफजल साहब, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, 2008 में अगर आपको लगा कि किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, तब जबकि 2009 में लोकसभा के चुनाव थे, चुनाव से ठीक 1 साल पहले, लेकिन ये बताइए कि 5 लाख रुपए तक का इलाज को लेकर बीमा का ऐलान, कैसे आप इसको देखते हैं आज? देखिए, जो 5 लाख के बीमा का जो आपने बात कही है, क्या इसके बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा? सरकार की ज़बान ये है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 50 करोड़ लोगों को हेल्थ की सुविधा देने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर नहीं है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की है। आपने कहा कि हम ऐलान कर दिया हमने कि हम देंगे, लेकिन देने के लिए और इलाज कराने के लिए अस्पताल तो चाहिए ना, इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा प्राइवेट सेक्टर पर। जी। और प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, जो अस्पताल दिल्ली के अंदर चलते हैं उसके बारे में तो आप ही ने बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें शाये की हैं, दिखाई हैं, किस तरह से वहां लूट मची हुई है। तो अब तक तो पैसे वाला लुटता था, थोड़ा सा मिडिल क्लास लुटती थी जी। अब 5 लाख के नाम पर कौन से लोग होंगे जो एक गरीब आदमी को भी सरकार के पैसा लूटने का जरिया बनाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, आपने एक चीज कह दी, एक ऐलान कर दिया जी। आपने कहा कि आपको सवारी हम आपको बंबई तक पहुंचा देंगे, बहुत जल्दी पहुंचा देंगे, लेकिन आपके पास सवारी नहीं है और आप इंतजार कर रहे हैं कि सवारी आए तो आप बंबई पहुंचे। तो अभी आपने ऐलान तो कर दिया, मैं ये पूछना चाहता हूं ये आखिरी साल में क्यों ऐलान किया? आप यही ऐलान 1 लाख रुपए के बीमे के साथ जी 2014 में करते, 15 में करते, उसके बाद 2 लाख करते थे, उसके बाद 3 लाख कर देते। चलिए, तो हम आपकी सिंसियरिटी मानते मीम साहब कि आप एक कॉज के लिए सिंसियर हैं। सरकारी चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन जो राहुल जी ने एक बार कहा था इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। 1% लोगों के पास है, नहीं बिल्कुल, ये और इकट्ठा करेगी दौलत। चलिए, आपको लगता है कि अमीरों की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं। मीम साहब, हम आपके पास आते हैं, हमारे पास विशेषज्ञों का एक पूरा पैनल है, हम लगातार इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले पर लेकर चले विवेक जी। अब जब हम बजट की कई बारीकियों को सामने देख भी चुके हैं, कृषि क्षेत्र की बात करें, हम हेल्थ सेक्टर्स की बात करें, सोशल स्पेंडिंग की बात करें, हम मध्य वर्ग की बात कर लें, चारों तरफ से क्या आपको लगता है कि ये ग्रोथ इम्पेटस बजट है जिसकी उम्मीद लगातार हर कोई कर रहा था? देखिए, बजट में जो बातें नहीं कही गई हैं जरा उनके लिए भी ध्यान किया जाए। जी। एक तरह से इस बजट में ऑप्टिमिज्म है कि जो अर्थव्यवस्था में रिवाइवल हो रहा है जी, वो गति पकड़ेगा। इसीलिए बजट का एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं की है इन्होंने। अगर जेटली साहब का पहला बजट देखें तो उसमें कम से कम 50 आइटम थे जिसपे 100 करोड़ का एक एलोकेशन किया गया। बिल्कुल। इस बार इन्होंने फोकस तरीके से जो कुछ नई स्कीम्स जरूर लागू की हैं, लेकिन ध्यान जो है जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं उनको किस तरह से मजबूत किया जाए, तो ये बजट का एक अच्छा वो है। और ज़्यादा टिंकरिंग नहीं की है टैक्स रेट्स वगैरह में। ये भी देखिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए फिस्कल पॉलिसी में। हमारे यहाँ ये जो लोग सोचते हैं कि हर साल कोई हंगामा हो जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये भी एक ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है कि सरकार ये सोचती है कि जो थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है, आज ही देखिए कुछ जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे L&T का रिजल्ट आया है जी, और JSW स्टील का रिजल्ट आया है, दिखा रहा है कि किस तरह से एक रिवाइवल। लेकिन सरकार ने वादा किया था 2014 के चुनाव के दौरान कि 5 लाख तक जिनकी आमदनी है उनसे कम से कम कोई इनकम टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आप अपने आखिरी पूर्णकालिक बजट तक अपने इस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये एक मूविंग टारगेट्स है। क्या आपकी फिस्कल सिचुएशन होगी उस हिसाब से आपको अडेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। होता साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। होता साहब, यही सवाल जो मैंने विवेक जी से पूछा था आपसे जानना चाहता हूं। सर, ये बजट ग्रोथ यानी विकास को प्रोत्साहित करेगा, या आपको लगता है कि नहीं, अभी इसमें बहुत सारे पेच ऐसे हैं जो दरअसल विकास को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? होता साहब जी, नहीं, ये बजट तो करेगा, क्योंकि एक जो चीज़ है जो बोलते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक रहेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा जी।
जो बोलते हैं जो अच्छा हेल्थ रहेगा तो अच्छा प्रोडक्टिविटी रहेगा, ये एक चीज़ है जी। लेकिन चीज़ ये है कि आप मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं एक्स्ट्रा, और उसमें ये ना हो कि आपका डिजाइनिंग फॉल्ट रहने से आगे 2-4 साल में डॉक्टरों को बिलीव इट और नॉट अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, मैं इसको बड़ा बारीकी से फोरकास्ट किया हूँ। आप देखिए, आप 15 स्टेट में एम्स बना रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, लेकिन आप एक डिजाइनिंग सिस्टम नहीं जोड़ रहे हैं जिसको बोलते हैं कंटिन्यूम ऑफ केयर। आप सब सेंटर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ किया गया है, लेकिन उसके साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लॉक हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर एम्स को जोड़िए जी। और ये मॉडर्न सिस्टम, ई बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। मैनुअल सिस्टम, इनएफिशिएंट सिस्टम, करप्ट सिस्टम से नहीं चल सकता है जी। तो आप ये जो बीमा योजना कर रहे हैं उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल द बेस्ट गवर्नेंस रिफॉर्म इज नीडेड। देखिए, आप जो आज बजट हुआ है, सब ठीक हुआ है, मुझे एक चीज का दुख है, 5 साल में कभी भी कोई नेता, बड़े नेता, प्राइम मिनिस्टर जो जिनको पहले लोग लाए थे, हम भी बड़े खुश हुए थे कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स के बिना सिर्फ पैसा एलोकेशन में देश आगे नहीं जा पाएगा जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है होता साहब, और इस वक्त अरुण सिंह जी बीजेपी के महासचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट और चाहिए कि गवर्नेंस रिफॉर्म से आपका जीडीपी बिना निवेश से 2% एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा। आपके ट्रांजैक्शनल स्पीड बढ़ाइए, एफिशिएंसी बढ़ाइए, करप्शन कम करवाइए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया। अरुण सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि आप होता साहब की बात सुन रहे होंगे, पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं। आप ये बताइए कि इस बजट में तारीफें भी बहुत हो रही हैं, कुछ लोग निंदा भी कर रहे हैं। मीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बजट में बहुत सारी दिक्कतों को देख रहे हैं। क्या इस बजट से विकास की जो गति है उसमें वाकई में गति मिलेगी, या दरअसल जिस परफॉर्मेंस और गवर्नेंस की बदलाव की बात कर रहे थे अभी होता साहब, अगर वो होता तो ज्यादा बेहतर होता? अरुण जी। नहीं, देखिए क्या है कि यह कुल मिलाकर के अगर बजट को हम देखें जी, तो एक गरीब और किसानों के हितों को में ध्यान रख करके एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। यह जो पहले जिस प्रकार से सरकार के कामकाज चल रहा है उसको आगे दिशा में बढ़ाने का काम किया है। अब जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात है जी, 1000 से ऊपर कानून है उनको समाप्त कर दिया गया है, और अब धीरे धीरे करके मतलब ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए हैं जी। अब बताए जीएसटी भी एक उपलब्धि ही रही है और उसका परिणाम भी सामने देखने को मिल रहा है। मैं जब इस बजट के बारे में स्पेसिफिक बात करूंगा जी, तो इतना जरूर कहूंगा कि यह एक आम व्यक्ति कितना परेशान होता है अपने इलाज को लेकर के। 5 लाख रुपए तक अगर उसका इलाज हो जाता है तो यह बहुत बड़ी सरकार की एक तरीके से गरीबों को गिफ्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट के तरफ से गिफ्ट है। किसानों की जो लागत होती है उससे 1.5 गुना दाम उसको सुनिश्चित करेंगे। आज तक कभी किसी ने सरकार ने सोचा था इस प्रकार से कि हमारा किसान किस प्रकार से खुशहाल हो जी, उसके बारे में इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके जी, लेकिन अरुण सिंह जी जो बुनियादी सवाल यहाँ पर उठा रहा है विपक्ष और जानकार मीम साहब दरअसल बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपका, क्योंकि वो अब कई सवाल लेकर खड़े थे, तो एक मीम साहब का सवाल यहाँ पर लेते हैं। मीम साहब जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अरुण जी अब आए हैं जी, मैं पूछना चाहता हूँ जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप सुविधा दे रहे हैं गरीब आदमी को हेल्थ की, बहुत खुशी की बात है। हेल्थ और एजुकेशन किसी भी नेशन की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये कमज़ोर हो तो कभी आदमी सेहतमंद नहीं हो सकता, सही तरीके से चल ही नहीं सकता है। और इसमें कहीं भी कोई अच्छा काम हो उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो स्कीम आप लेकर के आए हैं, मेरा सवाल ये है कि इसको आपने 2014 से क्यों नहीं शुरू किया? मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस वक्त आप तमाम लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा कर देते, आप 1 लाख का करते। आपकी नीयत तो मालूम होती
लेकिन आखिरी साल में जब आप अगले साल आप इलेक्शन में जा रहे हैं और आपका आखिरी बजट है, तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अरुण सिंह जी लोगों को जवाब दीजिए। और जो सरकारी आंकड़े हैं अरुण सिंह जी, वो भी मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि 42,000 सब सेंटर्स की कमी है हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में। वो कहते हैं कि जीडीपी का आप केवल 1.2% खर्च कर रहे हैं, जबकि खर्च करना था आपको सालाना 3%। वो कहते हैं कि हमारे देश में 6 लाख डॉक्टर्स की अभी भी कमी है। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया। जरा अब मेरी बात सुन लीजिए जी। पिछले 3.5 सालों में 30 करोड़ लोगों का अकाउंट खुला, 6 करोड़ से अधिक स्वच्छ भारत के अंतर्गत टॉयलेट बने। सुनते जाइए। इसके अलावा 28 अकाउंट खुलने से सेहत थोड़ी ठीक होती है। यह 3 करोड़ अरे सुनिए तो 3 करोड़ से, अरे भैया तो सुन लीजिए या अपनी बात। 3 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए गए। 350 करोड़ 350 अधिक सब्सिडी की जो है वो डायरेक्ट अकाउंट में पहुंच रही है। उसका हेल्थ से क्या ताल्लुक है? तो करिए, 3.5 सालों में क्या किया? मुस्कुरा, अरे जन औषधि केंद्र 3000 कौन खोला? मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए तो भाई। जो आपने किया 3000 आउटलेट जन औषधि, उसका तो आप बगान करते ही रहते हो। जो आप नहीं कर रहे हैं उसका बगान तो हमें करना है ना भाई। 3000 पहले यस नो बताइए। 3000 से अधिक जन औषधि डेमोक्रेसी में खोले गए कि नहीं खोले गए? आपकी कमियों को नहीं बताएंगे, अपने अंदर सुधार कम दाम पे दवाई मिलते हैं। अच्छा अरुण सिंह जी, कुछ चीजें और बताइए आप साथ साथ में। आप बताइए कि हर खेत को पानी का आपने वादा किया था। 96 जिलों में भी आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं 2000 करोड़ के साथ। अरे सुन तो लो भैया, जी अरुण जी, यस नो से आगे अरुण जी 80% जो हार्ट स्टेंट होते थे उसमें कमी आई। अरुण जी, एक ही दिन सब कुछ जादू की छड़ी। नहीं अरुण जी, चलिए 3.5-4 साल में क्या हुआ ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो एक बड़ा सवाल आज मीम साहब उठा रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं, उसको तो जोड़ेंगे ना, क्यों नहीं जोड़ेंगे? ना सुनिए तो सही प्लीज अरुण जी। जो 3.5 साल में हुआ वो एक अलग मुद्दा है, उस पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। और अभी आप जब इलेक्शन में जाएंगे तो उस वक्त आप उस पर जाएंगे ही। लेकिन ये बताइए कि जब आप 5 लाख, उसको पढ़ लेना चाहिए आराम से। अरुण जी, जब आप 5 लाख रुपए का बीमा देने को तैयार हैं और ये एक बड़ी सहूलियत है जो आज आम आदमी को मिलेगी, सवाल ये है कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों के आगे भीड़ लंबी होगी और प्राइवेट अस्पताल जो करेंगे उसका हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। दिल्ली से लेकर गुड़गांव से लेकर तमाम जगहों पर प्राइवेट अस्पताल की मनमानी हम देख रहे हैं। 11, अरे आप सुनिए तो 11,000 नए एमबीबीएस डॉक्टर आ रहे हैं भाई। 11,000 नए एमबीबीएस डॉक्टर। 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है सर। हाँ, अरे तो 11,000 तो एक ही साल में आ रहे। चिंता मत करिए, ये सब दूर कर लेंगे। अच्छा अरुण जी, मैं मानता हूं हो सकता है कि आप इस पर जवाब देना पसंद ना करें, लेकिन ये बताइए। आप करिए 19 की, हमें चिंता नहीं है। अच्छा चलिए, आज राजस्थान में नजर आ गया। मीम साहब, हम 19 पर आएंगे और राजस्थान पर भी आएंगे, लेकिन अभी जरा बजट पर ही फोकस्ड रहे। अरुण जी, इसमें कोई शक नहीं कि आज किसानों को और कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर कई कदमों की घोषणा की गई है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं और विपक्ष का भी ये बार बार कहना है कि आप बड़े देर से इन घोषणाओं को लेकर आ रहे हैं। जैसे बटाईदार किसानों को लेकर कर्ज देने की जो सहूलियत आपने दी है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ऐसी कुछ प्रावधान पहले किया गया होता तो अब तक हमारा कृषि क्षेत्र उस बदहाली से नहीं गुजर रहा होता जो आज है। आपकी बात से देखिए, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूं कि सब कुछ अगर एक ही बार में कर दिया जाएगा तो आगे बजट क्यों आएगा? आगे बजट ले आने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी सरकार अगर मान लीजिए सब कुछ एक ही बजट में कर दे तो नेक्स्ट ईयर बजट का औचित्य क्या है? तो चुनावों के लिए बचा कर रखा जाए। पहले के बजट में देखिए, प्रधानमंत्री भी फसल बीमा योजना आ रही है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कोई। जन औषधि केंद्र खोले गए जी। तो आप बताइए। अरुण जी, राहुल जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और संपादक इस वक्त हैं और वो बहुत देर से हंस रहे हैं आपकी बात को लेकर, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि राहुल जी आपसे मुस्कुराते मुस्कुराते ये सवाल पूछे। बीम साहब, राहुल जी का ये सवाल, राहुल जी प्लीज। बात व्यवहारिक है। अरुण जी, आप बहुत हिम्मत से मोर्चा संभाले हैं, इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन जो हम लोगों की चिंताएं हैं कुछ, वो
इस सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 4 साल में घोषणाओं का और उनके अमल का, उसमें जो खाई रही है, उसको देखते हुए इस बार की भी जो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं हैं उनमें भी वो जो 1 साल अब बचा है आपके पास, उसमें कितना पहुंचेंगी लोगों तक, कितनी ईमानदारी से उनको लागू करने की कोशिश होगी, इसमें बड़ी शंकाएं हैं। क्योंकि 4 साल का रिकॉर्ड वैसा नहीं है, कई योजनाओं को इसमें दोहराया गया है। तो एक तो ये पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी घोषणा इस बजट में है, गरीब किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए जो बीमा योजना है, ये बहुत बड़ी राहत है निश्चय ही। लेकिन इससे सीधा फ़ायदा जो होता दिख रहा है वो बीमा कंपनियों को और वो अस्पतालों को और वो दवा कंपनियों को। तो गरीबों को राहत मिली है, लेकिन उनका जीवन स्तर में कोई बड़ा गुणात्मक परिवर्तन उससे नहीं आएगा, उनकी क्रय क्षमता नहीं बढ़ने वाली है। तो दरअसल भला किसका हो रहा है? देखिए राहुल जी राहुल जी, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात होती है कि मुखिया पे अगर विश्वास होता है ना, जो शासन करता है ना, तो बीमा कंपनी और अरे गहरे जो होंगे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। गरीब, अभी आप देखिए पिछले 3.5 सालों में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में करप्शन तो है ही नहीं अब देश के अंदर, कोई बिचौलिए सवाल ही नहीं पैदा होता ही। अरुण जी माफ कीजिएगा, ये जवाब नहीं हुआ। सुन तो लो भैया, कोई कंपनी गरीबों को प्रताड़ित कर सके ऐसा है नहीं। जहाँ तक आप गैप की बात की है, मैं ये बता रहा हूँ कि अब आप बताइए, आप तो बड़े जाने माने पत्रकार हैं, कैसे 30 करोड़ लोगों का अकाउंट खुल गया, कैसे 28 करोड़ एलईडी बल्ब पहुंच गए, नहीं हम मान रहे हैं, 4 करोड़ 70 लाख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर लोगों का फसल हो गया। अरुण जी हम ये मान रहे हैं, पैसे भी डाल दिए उसमें, अंतर्गत करोड़ों लोगों का 30 करोड़ लोगों। सर स्मार्ट शहर, हर खेत को पानी और शिक्षा की भी बात करने के साथ जो कहते हैं वो करते हैं, जो भी डिक्लेयर किया उसको किया है। मेरा एक कहना है, लाखों करोड़ों इसमें 1 रुपया नहीं डाला गया। जहां आपको डिफरेंस लगे कि जहां हमने अचीव नहीं किया, जो कहा है अचीव नहीं किया, उसको आप बताएंगे तो मैं हृदय से आपकी बात का जवाब अरुण जी केवल एक, और बाकी सब मैं छोड़ देता हूं, केवल एक कसौटी और एक आपका वायदा जो था वो 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार प्रतिवर्ष निर्माण करने का था। आप अपने सरकार के आंकड़े उठा के देख लीजिए कि पिछले 4 सालों में कितने रोजगारों का निर्माण। 2 करोड़ सॉरी सर, 2 करोड़। तो केवल एक, और जो आप भी मानेंगे कि इस देश के भविष्य के लिए। राहुल जी, मुझे बस बीच में 1 सेकंड दीजिए। पीयूष गोयल रेल मंत्री अभी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, जरा पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर वापस चर्चा पर आते हैं। अरुण जी बन रही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के टैक्स में सीधा 5% के कमी करना, ये भी मैं समझता हूँ एक साथ 1 वर्ष में इतना कम करना कॉर्पोरेट टैक्स को किसी की कल्पना में नहीं था। तो लगभग समाज के हर वर्ग के चिंता की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, रोड सेक्टर, रेलवे सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, सी पोर्ट्स। तो मैं समझता हूँ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे और मजबूत होगी, और जो विकास की गति है और देश में सामान्य व्यक्ति के जो जीवन व्यतीत कर रहा है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। सर एक व्यू ये आ रहा है कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया, लोगों को उम्मीद थी राहत की, और सेस बढ़ा दिया गया है 1%। मैं समझता हूँ सीधा रिलीफ मिलेगा ना, क्योंकि जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके बताया कि जो व्यापारी और प्रोफेशनल व्यक्ति हैं उनके वैसे भी जो टैक्स कलेक्शन है प्रति व्यक्ति औसतम कुछ 25-26 हज़ार रुपये आते हैं, लेकिन सैलरी क्लास पे बोझा लगभग 3 गुना होता है, 75,000 के करीब। तो सीधा 40,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन देने से किसी को 8,000 रुपये, किसी को 12,000 रुपये का सीधा लाभ होगा। मार्केट्स का बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं आ रहा। मार्केट्स ने तो बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है। आप सोचिए पहली बार होगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस किया गया है स्टॉक मार्केट पे, जो प्रॉफिट होता है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स पे, वो टैक्स लगाने के बावजूद मार्केट ऊपर है। मैं समझता हूँ ये तो अपने आप में इतिहास रचा गया है। सर जो फार्मर्स को एक कवर दिया जा रहा है 5 लाख रुपीस का पर फैमिली, लेकिन फार्मर इनकम को बूस्ट करने के लिए सर इसमें क्या किया? ये अब सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि जो लागत लगती है किसान की उस पर 50% अधिक
ऐड करके एमएसपी दी जाएगी, मैं समझता हूँ उनकी इनकम्स को डबल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण अहम फैसला है। एमएसपी में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आप देखेंगे इस सरकार के 4 वर्ष के दौरान यूरिया उपलब्ध कराना सस्ते दामों पे, समय पे, पर्याप्त मात्रा में, बिजली पूरी तरीके से किसानों को मिले। तो आपने देखा तमाम तरह की योजनाओं का बखान ही नहीं कर रहे रेल मंत्री, बल्कि ये मानते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में जो दरअसल गिरावट बड़े पैमाने पे आनी चाहिए वहाँ गिरावट नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर खुशी है कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% लगा दिया गया है और इसलिए स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ रहा है। अरुण जी, जाहिर सी बात है रेल मंत्री के इन बयान को पता नहीं हम कैसे लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये खुशी है या स्टॉक मार्केट में तमाम सरकारी कंपनियों के पैसे लगने की वजह से आज मार्केट ऊपर उठा है, यह हम नहीं जानते। लेकिन जो स्थिति है वो ये बयां कर रही है कि मध्य वर्ग आज निराश है। वो तमाम लोग जो अपना निवेश करते थे स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में, अब उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अपने निवेश का पैसा घटता हुआ दिखेगा उन्हें। क्या आपको नहीं लगता कि मध्य वर्ग आज आपसे बहुत नाराज होगा? देखिए, कुल मिलाकर के यह आपकी राय हो सकती है, मध्यम वर्ग की राय नहीं है। और मध्यम वर्ग बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वो मध्यम वर्ग को ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी उनके ही लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, उनके किस प्रकार से जीवन में उत्थान हो सके उसके लिए ही काम कर रहे हैं।